आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। खबर पहली बागेश्वर से है, जहां बागेश्वर के कपकोट से किडनैप किए गए 2 लड़कों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस की एसओजी टीम ने बच्चों को अल्मोड़ा से बरामद किया है। इसके साथ ही 4 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कपकोट के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे और उनके दोस्त के बेटे को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। बच्चों को छोड़ने की एवज में 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया। मामले में फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद हुआ यूं कि पुलिस और एसओजी ने मिलकर इस मामले में खुलासा कर लिया है। सकुशल दोनों बच्चों को वापस लाया गया है और 4 अपहरणकर्ता भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तो यहां पर इस पूरे मामले पर पुलिस की सक्रियता रंग लाई। खैरना से थोड़ा पहले एसओजी द्वारा इस गाड़ी को रिकवर किया गया। इसमें 2 बच्चे थे। पुलिस द्वारा उन दोनों बच्चों को मुक्त कराया गया और जो 4 अपहरणकर्ता थे उनको पकड़ा गया। इन्होंने बीच में बच्चों के जो एटीएम कार्ड्स थे उससे 25,000 रुपये निकाले थे, जिसमें से 3,000 रुपये इन्होंने बियर रास्ते में खरीदी और 22,000 रुपये वो रिकवर हुए हैं पुलिस को। और गूगल पे के माध्यम से भी इन्होंने 33,000 रुपया करीब जो है उन बच्चों के अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाया है। उसकी अभी जांच की जा रही है। और उधर रुद्रपुर में आपसी विवाद के चलते एक शख्स की पिटाई कर दी गई। इस दौरान एक गुट के युवकों ने अवैध हथियार से फायरिंग की। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। अब जो ये मारपीट का वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल है। आप इस वीडियो को देखिए। ये शख्स है जो हाथ में तमंचा ले रहा है, फायरिंग कर रहा है। मामला आपसी लड़ाई झगड़े का ही था, लेकिन ये इतना आगे बढ़ गया कि एक शख्स को आप देखिए, ये हाथ में तमंचा लेकर भरे बाजार में चौराहे पर लोगों के बीच इससे फायर कर रहा था। हालांकि ये मामला संज्ञान में आ गया है। 3 राउंड फायर किए गए हैं। इसमें प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 307 में, और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। बाकी अभी इसमें विवेचना प्रचलित है। और उत्तराखंड में डेंगू के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लोगों से लगातार अपील ये सामने आ रही है कि वो अपने घरों के आसपास पानी ना जमा होने दें, मगर सचिवालय प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। सचिवालय के तमाम विभाग में जो कूलर लगे हैं उसके पानी में डेंगू के लार्वा पाए गए हैं। देखिए जरा, स्वास्थ्य विभाग की टीम सचिवालय में निरीक्षण के लिए पहुंची तो यहीं पर जो कूलर लगे थे उसमें पानी मिला और पानी में डेंगू का लार्वा। तो स्वास्थ्य विभाग अपील कर रहा है आम लोगों से कि आप जरा साफ सफाई का ध्यान रखिए, लेकिन दीपक तले अंधेरा। हाँ, हमने कूलरों को देखा तो कूलरों के जिसमें पानी भरा हुआ उसमें लार्वा पाई गई हैं और हमने उनको, जिनके सामने कूलर लगे हैं, उनसे बोल दिया कि इस पानी को गिरवाएं और इसको साफ करवाएं। लगभग इनने अभी हमारे यहाँ लगभग 8-10 कूलर देखे जिनमें लार्वा भरे हुए हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून में डेंगू के करीब 15 मामले सामने आ चुके हैं। सचिवालय में डेंगू का लार्वा मिला, जिसके बाद हमारे संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के साथ साथ उत्तराखंड में डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है। अकेले देहरादून में तकरीबन 15 मरीज डेंगू के पाए गए हैं। ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे भी गंभीर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सचिवालय की, किस तरह से यहाँ पर ओपन कूलर लगाए गए हैं और पानी भरा हुआ है। अभी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो अवेयरनेस के लिए भी यहाँ पर आई थी सचिवालय में, और कई कूलरों के जब निरीक्षण किए तो उनमें जो पानी भरा हुआ था उनमें डेंगू का लार्वा पाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सचिवालय प्रशासन की हम बहुत बड़ी चूक कह सकते हैं कि किस तरह से पूरे सचिवालय प्रशासन में जो अनुभाग बने हुए हैं, तमाम दफ्तर बने हुए हैं, वहाँ पर कूलर लगे हुए हैं और कूलरों में पानी भरा हुआ है। पानी में डेंगू का लार्वा पाया जाना बहुत गंभीर बात है, क्योंकि इससे ही डेंगू के खतरा लगातार बढ़ता है। और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि उन्होंने 10 से 12 कूलरों का निरीक्षण किया तो 8 कूलरों में तकरीबन डेंगू का लार्वा पाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगर वक्त रहते इसको और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर सचिवालय में डेंगू का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की जो टीम आई थी उसने सभी कूलरों में जो पानी भरा हुआ है उसको बदलने को कहा है कि तत्काल जो पानी भरा हुआ है उसको बदला जाए, ताकि सचिवालय में डेंगू का खतरा ना बढ़े। इस बात से ये भी साफ तौर पर कहा सकता है कि जहां से पूरे प्रदेश भर की अवेयरनेस फैलाई जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, वहीं पर इतनी बड़ी चूक कहीं ना कहीं ये इशारे कर रही है कि प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।
उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी कल रुड़की के दौरे पर आएंगे। इस दौरान सीएम नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सीएम सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कई तरीके की जो विकास योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। तो कल रुड़की का दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। रुड़की विकास कार्यों के लिए काफ़ी घोषणाएं वो करने वाले हैं, जिसमें रुड़की के विकास के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, रुड़की को जिला बनाने के लिए, एचआरडी की समस्याओं को लेकर और अपना जो मजदूर भाई हैं उनके लिए कई सारी योजनाएं जो हमने दी हैं लिखे, और सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करेंगे। और देहरादून से खबर है, जहां पुष्कर सिंह धामी सीएम ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। इस दौरान पुलिस की लंबित मांगों को लेकर बैठक हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण किया, जो जवान हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उससे जाना, उनसे बातचीत भी की। और सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के नैना देवी मंदिर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नैना देवी की पूजा अर्चना की, राज्य में खुशहाली हो इसकी कामना की। इसी मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य का एक बहुत बड़ा तबका है जो धार्मिक पर्यटन और सामान्य पर्यटन पर निर्भर करता है, उनकी रोजी रोटी निर्भर करती है। पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो उधर भू कानून के मुद्दे पर सीएम कहते हैं कि इसके लिए समिति बनाई गई है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार वही कानून लाएगी जो सबके हित में हो। उधर नैनीताल से देहरादून के लिए रवाना होने से पहले सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान आईएसबीटी और रिंग रोड की घोषणा के बाद अभी तक कोई काम पूरा ना हो पाने पर या ना होने पर सीएम धामी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, आईएसबीटी बनाना और रिंग रोड का निर्माण भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश सरकार आईएसबीटी को बनाने के लिए जल्द से जल्द काम कर रही है और इसे पूरा करने की कोशिश में है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बने, अभी इतने सालों से रुका हुआ है, देखते हैं कि कैसे जल्दी उसके रास्ता निकले। रिंग रोड का कार्य कितनी प्रगति करें? रिंग रोड के लिए भी जो है बात हुई है एनएचआई के लोगों से और पीडब्ल्यूडी के लोगों से, आपस में समन्वय बनाकर जी जहाँ पर भी कोई दिक्कत आएगी तो उसको देखते हैं कि जल्दी उसका निस्तारण हो। तो देखा आपने, एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी घोषणाएं कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस इस बात पर सवाल उठा रही है, ये कहते हुए कि भाजपा सरकार 4.5 साल में कुछ कर तो पाई नहीं, अब इतने कम समय में क्या क्या करेगी। 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुमलेबाजी में, झूठ बोलने में, गांव-गांव, घर-घर तक सरकारी शराब पहुंचाने में बिता दिया और भ्रष्टाचार में सरकार पूरे 4.5 साल लिप्त रही। अब जो बाकी 6 महीने, जिनमें से 2 महीने चुनाव आचार संहिता की भेंट चढ़ जाएंगे, तो इनके पास काम करने के लिए कुल 4 महीने, जो सरकार 4.5 साल कुछ नहीं कर सकी। अब उसके तीसरे मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि सारी घोषणाएं पूरी होंगी तो कितनी घोषणाएं होंगी, पहला सवाल ये है। और जो घोषणाएं पूरी होंगे उसके शासनादेश करने से क्या घोषणा को पूरी मान लिया जाए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। इसी के तहत आज बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। भावना है जो सबको कांग्रेस के मंच पर ला रही है और कांग्रेस तो वैसे भी सबकी पार्टी रही है। इस समय जनता में एक परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है, जनता के मनोभाव बदले हुए हैं और उसका असर है कि सब कांग्रेस की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। और उधर हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। ये भी कहते हैं कि प्रदेश में आउटसोर्स के जरिए नौकरी के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। तो युवाओं के मुद्दे को उठाते हुए प्रदर्शन करते नजर आए आप कार्यकर्ता। अगर आप देखें तो भाजपा सरकार में पिछले 4 वर्षों में सिर्फ 2% पंजीकृत बेरोजगारों को ही रोजगार मिल पाया है। तो जहां एक तरफ रोजगार की इतनी दुर्दशा है हमारे राज्य में, वहीं दूसरी तरफ ये आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से जो धन की उगाही कर रहे हैं और जो नौकरी का छलावा दे रहे हैं। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि इनको पूरी जो तनख्वाह
प्रॉमिस की जाती है वो भी नहीं मिली है। तो उधर आप कार्यकर्ताओं ने काशीपुर में भी प्रदर्शन किया है। आपका आरोप ये है कि एक तरफ प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार का मसला है, तो वहीं दूसरी ओर नियुक्तियों के नाम पर इस तरीके से धांधली हो रही है। कहना चाह रहे हैं कि क्या आज का युवा जो बेरोजगार है वो पहली बात तो 25,000 रुपए या 30,000 रुपए या 40,000 रुपए कहाँ से लाएगा, और ये डोनेशन किस नाम से ली जा रही है, ये कौन सा भ्रष्टाचार है, इसको उजागर करें। हमारा ये सरकार से निवेदन है कि अगर टाइम से इसको उजागर करें, नहीं तो हमारे युवा आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। उत्तराखंड में मेट्रो, ये बात तो सिर्फ सपने जैसी लगती है, क्योंकि मेट्रो के नाम पर सरकार ने करोड़ों खर्च कर डाले हैं, लेकिन आज तक एक ईंट तक नजर नहीं आई है। पिछले 4 सालों से उत्तराखंड में मेट्रो के नाम पर बातें ही बातें की जाती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। उत्तराखंड में मेट्रो का सपना लगता नहीं है कि जल्द ही पूरा हो पाएगा। ये खुद मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी कह रहे हैं। एमडी का कहना है कि मेट्रो के लिए पिछले 4 साल में कोई काम हुआ ही नहीं। खुश कैसे हो सकते हैं? खुश होने का तो मतलब ही नहीं है। 4 साल में अभी कुछ नहीं किया तो खुश कैसे हो जाएंगे? खुश तो नहीं। फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है कि बेकार 4 साल बेकार कर दिए हमने यहाँ, वो फ्रस्ट्रेशन तो हमेशा रहता है। तो सुना आपने, ये मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी जितेंद्र त्यागी जो कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में मेट्रो के लिए कोई काम नहीं हुआ और उन्होंने भी अपने 4 साल बेकार कर दिए। साल 2017 में देहरादून मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी और उसी दौरान मेट्रो कॉरपोरेशन का गठन भी हुआ। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में काम कर चुके जितेंद्र त्यागी को कॉरपोरेशन का एमडी बनाया गया। मेट्रो कॉरपोरेशन के गठन को 4 साल हो गए, लेकिन इन 4 सालों में अब तक मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पर एक ईंट तक नहीं लग पाई, जबकि प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। बार बार प्लान चेंज होने की वजह से आज तक मेट्रो का सपना ही बना है। अभी मेट्रो में मेट्रो नियो के प्रोजेक्ट को हमने देहरादून के 2 कॉरिडोर्स के लिए हमारे बोर्ड ने डीपीआर अप्रूव कर दी है और वो डीपीआर अब शासन में गई हुई है कैबिनेट अप्रूवल के लिए। मई 2021 में हमारे बोर्ड ने अप्रूव कर दी थी, उसके बाद से वो प्रोसेस में है। बीच में थोड़ा सा ये डाउट आया था फाइनेंस के डिपार्टमेंट को कि इसको हम पीपीपी मोड पे क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हमने वो पूरा एक्सप्लेन किया कि कोई भी मेट्रो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली इतना वायबल नहीं होता है कि कोई प्राइवेट प्लेयर अपना आकर के पैसा लगाए और उसको उसकी इक्विटी पे रिटर्न मिल पाए। देहरादून में मेट्रो कॉरपोरेशन का शानदार ऑफिस भी बना दिया गया है, जिसमें मौजूदा समय में 28 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस किराया समेत दूसरे खर्चों पर तकरीबन सरकार हर महीने 55 से 60 लाख रुपए खर्च करती है। बावजूद इसके मेट्रो का काम ग्राउंड पर 0 है। 28 के करीब हमारा स्केलेटन स्टाफ है, कुछ सपोर्ट स्टाफ है, स्टेनो वगैरह हैं, 2 स्टेनो हैं, इस तरह से कुछ नॉमिनल सा स्टाफ अभी रखा हुआ है। और बाकी स्टाफ का हमने ये तय किया है कि जब प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा उसके बाद ही हम बाकी फिर पोस्ट क्रिएट करके अभी रफली 60 लाख पर मंथ के आसपास कंप्लीट। इट्स नॉट ओनली सैलरी, जो ऑफिस का एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस का किराया है, ट्रैवलिंग है, वो सब मिला करके करीब हमारे 55 लाख के आसपास पर मंथ खर्च होता है। मेट्रो प्रोजेक्ट की फाइल फिलहाल शासन स्तर पर लटकी है। कई बार प्लान चेंज होने के बाद बार बार डीपीआर बनाई जाती है। वित्त विभाग उस पर बजट की वजह से रोक लगा देता है। फाइल शासन के चक्कर काट रही है और सरकार बजट पर करोड़ों खर्च कर रही है। मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी का कहना है कि अगर उन्हें शासन स्तर से मंजूरी मिल जाती है तो प्रोजेक्ट को पूरा करने में 3 साल का समय लगेगा। मतलब साफ है कि देवभूमि के लोगों को अभी मेट्रो के सफर के लिए इंतजार करना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। आइए ब्रेक के बाद फिर से खबरों का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो सेब हैं उनके दाम में अचानक गिरावट आई है। दामों की गिरावट इस दौर में अच्छे नहीं है और अच्छे और खराब सेब को लेकर एक बहस चल रही है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी बड़ी बात यह है कि अडानी कंपनी ने सेब किसानों का साथ नहीं छोड़ा है। इस कंपनी ने आज भी सीधे किसानों से सेब की खरीद की है और इससे उनको थोड़ी राहत है। हिमाचल की ये वो वादियां हैं
जहां से निकला सेब पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होता है। पहाड़ों में सेब का बड़ा व्यापार है, जिसके चलते इस मार्केट पर बिचौलियों का भी बड़ा कब्जा है। लेकिन पिछले 15 सालों से अडानी एग्री फ्रेश बिचौलियों को किनारे कर सीधे किसानों से सेब की खरीद कर रही है। यही एक बड़ी वजह है कि दामों की गिरावट के इस दौर में भी सेब के किसानों की आमदनी भरपूर हो रही है। हम यहाँ पर 3-4 सालों से अपना सेब ला रहे हैं। बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं, सब किलो के हिसाब से मिलते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग जो हैं बराबर है, जैसे जिस तरह का सेब होगा आपका उसी तरह होगा, कोई भेदभाव की नहीं है। यहाँ हमारे पैसे के रुकते हैं, यहाँ पर पेमेंट की कोई भी दिक्कत नहीं, हमारा पैसा हमें टाइम पर मिल जाता है, हमें पैसों का भी कोई ये नहीं हुआ है। अडानी ग्रुप से सेब किसानों का रिश्ता मजबूत इस वजह से भी हुआ क्योंकि यहाँ छोटे बड़े किसानों के बीच ना तो कोई फर्क समझा जाता है और ना ही किसी तरह का भेदभाव होता है। जो ग्रोवर ज़्यादा सेब देगा उसको भाव ज़्यादा मिलेगा, जिस किसान का सेब थोड़ा होगा उसको भाव कम मिलेगा। लेकिन अडानी एग्री फ्रेश में ये चीज़ नहीं है, जो भाव बड़े किसान को मिलेगा छोटे किसान को वही भाव मिलेगा। छोटा ग्रोवर बड़ा ग्रोवर सब समान है। बाजार में जब जब भी सेब दिया पूरा पैसा हमारे को कभी नहीं मिलता, कमीशन काट दी जाती है। यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है, घर से सेब लाओ यहाँ पर दे दो, उसके 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हमारे खाते में पैसा आ जाता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जब तक हमारा सेब के बाग रहते हैं तब तक अडानी एग्री फ्रेश के प्लांट हमारे लिए लगे रहें यहाँ पर। अडानी ग्रुप के साथ शिमला क्षेत्र के जो सेब किसान जुड़े हैं उनकी संख्या 17,000 से भी ऊपर है। किसानों की उपज के बेहतर दाम की बात हो, लेन देन में पारदर्शिता हो या फिर सेब की खेती को अगले स्तर तक ले जाने की प्रतिबद्धता हो, हर पैमाने पर अडानी का बखान खुद सेब किसान ही करते हैं। देखो यहाँ बारदाना का भी पैसे बचता है, 200-250 रुपया जो बारदाना का लगता है वो पैसा बच जाता है। बाकी यहाँ हमारे को तो संतुष्टि है, कम से कम 10-15 साल हो गए यहाँ आते हुए लगातार। इन सेब किसानों के भरोसे के चलते ही अडानी एग्री फ्रेश ने रिकॉर्ड स्तर पर सेब की खरीद दर्ज की है। 8 साल से सेब ला रहा हूँ जी यहाँ पे, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। यहाँ पे सेब हमारा ठीक बिक रहा है और हमारा गत्ते का भी पैसा बच रहा है और हमारे को लूट बेचारी से भी बच रही थी। हम खुश हैं अडानी से जी कि हमारे यहाँ सैंज में खुला है। सेब खरीद में अडानी ग्रुप ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़े। अडानी एग्री फ्रेश ने एक हफ्ते में 5,000 टन सेब खरीदे। पहले ही दिन 1,000 टन सेब की खरीद हुई। हिमाचल प्रदेश के 3 सेंटर पर किसानों ने सेब बेचे। पिछले साल पहले दिन सिर्फ 300 टन सेब खरीदे गए थे। कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ खरीद का मेन कारण ये है कि हमने इस साल किसानों को अच्छे दाम दिए हैं, मंडियों से उनको दाने में अच्छा प्राइस मिल रहा है और लोग यहाँ अपना सेब ला रहे हैं और खुश होकर जा रहे हैं और रिपीट भी कर रहे हैं। सेब उत्पादक इस वजह से अडानी ग्रुप के पास जाते हैं क्योंकि वहाँ सेब उत्पादकों के लिए अत्याधुनिक भंडारण सुविधा साल भर तक के लिए सुनिश्चित करने की बात कही जाती है और उनको उत्पादन का बेहतर भुगतान भी मिलता है। ये सब कुछ उस कोशिश का भी हिस्सा है जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना काल की, जिसके चलते जितने भी त्योहार थे मानो फीके पड़ गए हों। नवरात्रि हो, ईद हो, रक्षाबंधन, त्योहारों पर कोरोना का असर देखने को ही मिला है। वहीं गणेश उत्सव भी कोरोना के साए में ही दिख रहा है। काशीपुर में गणेश की मूर्ति बनाने वाले कारीगर मायूस हैं। गणेश उत्सव पर इस बार भी बड़े स्तर पर इसे मनाया नहीं जा रहा है, तो बिक्री भी वैसी नहीं हो पा रही है जैसे कोरोना से पहले हुआ करती थी। अब एक बार हम राजस्थान से आए हैं तो हमें को परेशानी हो रही है कि हम किराया भाड़ा करके भी राजस्थान जाना चाह रहे हैं। तो भाई राजस्थान जाएंगे कैसे? जैसे मूर्ति बनाए बड़ी मुश्किल से, हमारे को कोई सुविधा भी कुछ भी नहीं मिल पा रही है।